हेलो स्टूडेंट्स। कल के क्लास में हम लोगों ने वसा के बारे में पढ़ा था कि वसा क्या है, वसा की प्राप्ति कहाँ से होती है, इसका संगठन किस प्रकार का होता है, वसीय अम्ल क्या है, तेल क्या होता है, लिपिड क्या होता है, वसा में वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, मूफा किसे कहते हैं, पूफा किसे कहते हैं, सेल वसीय अम्ल क्या होते हैं। इन सब चीजों के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था और समझने का प्रयास किया था। आज की क्लास में हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए वसा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट देखेंगे। देखेंगे कि कितने वर्गों में हम वसा को बांट के पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम वसा के कार्य के देखेंगे। इसी क्लास में हम देखेंगे कि वसा को और वसा की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है और वसा की अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वसा का वर्गीकरण। वसा का वर्गीकरण वसा का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। एक तो प्राप्ति का आधार, प्राप्ति का क्या स्रोत है, और दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पर। जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन का हम वर्गीकरण करते हैं प्राप्ति के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर, उसी प्रकार हम वसा का भी वर्गीकरण करेंगे कि वसा की प्राप्ति हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है। तो वसा की प्राप्ति भी हमें प्राणिज और वनस्पति दोनों स्रोतों से होता है। प्राणिज स्रोतों से जैसे कि जो हम चर्बी, घी, मक्खन, इन सब चीजों का हम उपयोग करते हैं, तो ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें प्राणिज से मिलता है, प्राणियों के द्वारा मिलता है। उसके बाद वनस्पति स्रोत में आ जाएगा जितने भी प्रकार के तेल होते हैं, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, अरसी का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल का तेल, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे, ये वनस्पति स्रोत में आ जाएंगे। इसके अलावा जितने भी सीड्स होते हैं जैसे आमंड ऑयल, ये सब क्या होगा, पाम ऑयल, ये सब क्या है, ये नारियल का तेल, ये सब हमें वनस्पति से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम प्राप्ति के आधार पर हम इसको बांटते हैं। वर्षा का वर्गीकरण दो आधारों पे होगा। एक प्राप्ति का आधार, दूसरा हो जाएगा रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना, है ना। ठीक है, तो प्राप्ति के आधार पर हम देखेंगे कि प्राप्ति के आधार पर हम इसे दो भागों में बांटेंगे। कौन सा, वनस्पति, वनस्पति और प्राणिज्य। उसके बाद प्राणिज्य यानी कि प्राणियों से मिल रहा है ना। प्राप्ति का दो स्रोत हो गया, कौन सा, वनस्पति और प्राणिज्य। वनस्पति में क्या आ जाएगा, वनस्पति में सरसों, तिल, नारियल, सोयाबीन, सूरजमुखी, बादाम, इस प्रकार जितने भी जो भी स्रोत, जो भी चीजें हमें वनस्पति से, प्रकृति से मिल रहा है, वो हम वनस्पति स्रोत में लिख लेंगे। प्राणिज स्रोत में जो भी हमें प्राणियों से प्राप्त हो रहा है, जैसे कि घी, मक्खन, है ना, मलाई, ये सब क्या है, चर्बी, ये हमें प्राणी से प्राप्त हो रहा है ना, जानवरों से प्राप्त हो रहा है, तो ये प्राणिज है। तो ये पहला वर्गीकरण हमने किया प्राप्ति के आधार पर, वसा का वर्गीकरण। दूसरा है के आधार पर हम देखेंगे कि इसको हम चार भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा, तो सरल, संयुक्त, सरल हो गया, संयुक्त हो गया, व्युत्पन्न और सिस्ट्रॉल। सरल वसा, संयुक्त वसा, व्युत्पन्न वसा और सिस्ट्रॉल।
तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि रासायनिक संरचना के आधार पर वसा को हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन-कौन सा? सरल वसा, संयुक्त वसा, व्युत्पन्न वसा और सिस्टोल। अब हम एक-एक करके देखेंगे कि सरल वसा क्या है, ठीक है? सरल वसा, सरल वसा, सरल वसा को और किस नाम से जानते हैं? तो ट्राइग्लिसराइड, इसको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं किसको? सरल वसा को, है ना? हमने देखा था कि सरल वसा का निर्माण कैसे होता है। तो एक अणु ग्लिसरॉल प्लस 3 अणु वसीय अम्ल, है ना? एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसीय अम्ल मिलकर वसा का सरल वसा का निर्माण करते हैं। उसके बाद ये सरल वसा के कितने रूप होते हैं? तो इसको हम 2 रूपों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन-कौन से भाग क्या हैं? तो तेल या वसा, और दूसरा क्या है? मोम, दूसरा मोम है। तेल और वसा के बारे में हमने कल के क्लास में पढ़ा था कि तेल क्या है? 20 डिग्री के सामान्य तापमान पर तेल क्या द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन वसा क्या है? 20 डिग्री के सामान्य तापमान पर वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, वो जम जाता है। यही तेल और वसा के प्रॉपर्टीज में अंतर है। अब मोम क्या है? तो मोम वसीय अम्ल और मोनोडाइहाइड्रिक, ठीक है? वसीय अम्ल मोनोडाइहाइड्रिक और डाइहाइड्रिक अल्कोहल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? वसीय अम्ल प्लस मोनो डाइहाइड्रिक प्लस डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है? मोम कैसे बना होता है? तो मोम बना होता है वसीय अम्ल और वसीय अम्ल मोनोडाइहाइड्रिक और डाइहाइड्रिक से मिलकर किसका निर्माण होता है? इक्वल टू मोम। मोम एक प्रकार का एस्टर है, लेकिन इसका उपयोग हम अपने खाने में नहीं करते हैं क्योंकि इसको पचाने के लिए हमारे शरीर में कोई वैसा एंजाइम्स नहीं है ना? तो ये हमारे खाने में उपयोग नहीं होता है और अन्य कामों में उपयोग होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सरल वसा क्या है? सरल वसा को ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, जिसका निर्माण एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसीय अम्ल से होता है। ठीक है? इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, तेल और मोम, तेल और वसा या मोम, हाँ, है ना? तेल या वसा और मोम 2 भागों में बांटते हैं हम। और तो मोम तेल का तो हमने कल देख लिया था कि तेल क्या है, तेल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। और तेल 20 डिग्री टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहेगा और वसा क्या होगा? वो जम जाएगा। ठीक है? उसके बाद हम मोम देखते हैं कि मोम का निर्माण किससे होता है? तो वसीय अम्लों और मोनोडाइहाइड्रिक तथा डाइहाइड्रिक अल्कोहल से मिलके मोम का निर्माण होता है। ठीक है? अब हम देखिए, तो सरल वसा हो गया। अब हम देखेंगे कि संयुक्त वसा या कंपाउंड लिपिड या फिर यौगिक लिपिड। संयुक्त वसा को यौगिक वसा भी कहते हैं। यौगिक वसा, संयुक्त वसा या कंपाउंड लिपिड सब एक ही है। तो अब हम संयुक्त वसा का देखते हैं कि संयुक्त वसा कितने प्रकार के होते हैं। तो संयुक्त वसा क्या होता है? संयुक्त वसा को हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन-कौन सा? फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड और लाइपोलिपिड। यौगिक वसा या संयुक्त वसा, संयुक्त वसा, कंपाउंड लिपिड भी इसको कहते हैं, है ना? यौगिक वसा का निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण
यौगिक वसा का निर्माण एक ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के साथ साथ इसमें क्या होता है, अन्य कार्बनिक पदार्थ भी मिले होते हैं। यानी कि वसीय अम्लों के साथ साथ अन्य कार्बनिक पदार्थ मिले हुए होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं संयुक्त वसा। ये किसी अन्य चीजों के साथ संयुक्त है, अन्य अकार्बनिक पदार्थों के साथ साथ मिला हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संयुक्त पदार्थ होता है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसका निर्माण वसीय पदार्थों के साथ अन्य कार्बनिक पदार्थों के मिलने से होता है ना। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका वसीय पदार्थों के साथ साथ अन्य कार्बनिक पदार्थ मिलने से किसका निर्माण होता है, तो संयुक्त वसा का निर्माण होता है ना। अब संयुक्त वसा हम देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। संयुक्त वसा 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं, तो इसको कहते हैं फास्फोलिपिड, फिर आपका आ गया ग्लाइकोलिपिड, उसके बाद सल्फोलिपिड और उसके बाद आपका आ गया लाइपोलिपिड है ना। कौन कौन 4 लिपिड हैं, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड और लाइपोलिपिड। अब देखिए फास्फोलिपिड में क्या है कि इसमें वसीय पदार्थ के साथ साथ फास्फोरस भी मिला हुआ होता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन इसमें मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल प्लस फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन इक्वल टू फास्फोलिपिड। उसी प्रकार से ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है कि वसीय अम्ल के साथ साथ इसमें कार्बोज मिला रहता है, ठीक है। और सल्फोलिपिड में वसीय अम्ल के साथ सल्फर मिला रहता है। लाइपोलिपिड में वसीय अम्ल के साथ साथ प्रोटीन मिला हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको फास्फोलिपिड को ग्लिसरॉल वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल प्लस फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन, है ना। तो इसका निर्माण हो रहा है फास्फोलिपिड का। और एक किसमें पाया जाता है फास्फोलिपिड, तो फास्फोलिपिड है यह गुर्दा, यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, यह गुर्दा में, यकृत, मस्तिष्क में और मांसपेशियों में पाया जाता है ना। फास्फोलिपिड का निर्माण वसीय अम्ल ग्लिसरॉल फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन के मिलने से होता है। और ये किसमें पाया जाता है, गुर्दा में, यकृत में, मस्तिष्क में और मांसपेशियों में पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिपिड का कैसे होता है ना। ग्लाइकोलिपिड का मिक्सचर कैसे होगा, कैसे बनेगा ग्लाइकोलिपिड, तो इसमें वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के साथ क्या क्या मिला रहेगा इसमें, फिर इसमें मिलेगा कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बनता है। वसीय अम्ल ग्लिसरॉल और कार्बोहाइड्रेट के मिलने से क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड हमें हमारे मस्तिष्क के किसमें मिलता है, सेरेब्रोसाइटस में, मस्तिष्क के यह
किसे मिलेगा? मस्तिष्क के सेरेब्रोसाइटस, मस्तिष्क के सेरेब्रोसाइटस और नाड़ियों के गैंग्लियोसाइटस में, नाड़ियों में ये गैंग्लियोसाइटस है ना। किसे मिल रहा है हमें? जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, ये मांसपेशियों किसे पाया जाता है? इसका जो ग्लाइकोलिपिड है वो वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बनता है, यानी कि वसीय अम्ल के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट इसमें मिला हुआ होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क के जो मस्तिष्क होता है उसके सेरेब्रोसाइटस में, और नाड़ियों में कहाँ पाता है? गैंग्लियोसाइटस में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड कैसे बनता है और इनका कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि सल्फोलिपिड क्या है। सल्फोलिपिड में वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ होता है, ठीक है। इसका निर्माण, इसको मिटा देती हूँ मैं। सल्फोलिपिड में क्या होता है कि वसीय अम्ल के साथ साथ, यानी कि वसा के साथ साथ कार्बोज और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मिला होता है। इसका निर्माण वसा में क्या आ गया? दोनों आ गया, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। वसा प्लस कार्बोज प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या बन रहा है? सल्फोलिपिड बन रहा है ना। सल्फोलिपिड कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है ना। अब हम देख, चौथा क्या है? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? वसा प्लस प्रोटीन, है ना। वसा में वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल दोनों हो गया, प्लस प्रोटीन, उसके मिलके क्या होता है? लिपोप्रोटीन का निर्माण हो रहा है। हमारे जो रक्त का जो वसा होता है उसमें लिपोप्रोटीन ही पाया जाता है। रक्त में, प्लाज्मा में लिपोप्रोटीन की उपस्थिति होती है। कहाँ पाया जाता है? रक्त के वसा में, प्लाज्मा में पाया जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या कितने प्रकार होते हैं? तो उसको हम 3 प्रकार में बांटते हैं लिपोप्रोटीन को। कौन कौन सा? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको ऐसे लिखते हैं VLDL, LDL और HDL, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना। फिर हो गया लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या होता है? लो डेंसिटी को, इसको बैड माना जाता है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल, और ये होता है, इसको हम गुड मानते हैं। तीसरा है वर्गीकरण व्युत्पन्न लिपिड। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी और से उत्पन्न है, ठीक है। तो ये किससे बनता है कि सरल लिपिड प्लस यौगिक लिपिड, यौगिक लिपिड या संयुक्त लिपिड ना, दोनों एक ही है।
तरल लिपिड प्लस यौगिक लिपिड के जल अपघटन से के जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलोसिस की क्रिया से क्या होता है, हाइड्रोलोसिस की क्रिया से क्या होता है, व्युत्पन्न लिपिड बनता है, व्युत्पन्न लिपिड या व्युत्पादित लिपिड बनता है ना। व्युत्पादित लिपिड कैसे बनता है, सरल लिपिड और यौगिक लिपिड के जल अपघटन से हाइड्रोलिसिस की क्रिया जब उस पर होती है तो व्युत्पन्न लिपिड का उत्पादन होता है। चौथा वर्गीकरण क्या है, सिस्ट्रॉल है, स्टेरॉल। स्ट्रॉल क्या होता है, यह पौधे और जंतुओं में पाया जाने वाला हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। क्या होता है यह स्ट्रॉल पौधे और जंतुओं के अंदर पाया जाने वाला हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। यह पौधों और जंतुओं में पाया जाने वाला हाइड्रोक्सी अल्कोहल है ना। क्या है ये, हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, पौधों और जंतुओं में उपस्थित होने वाला रहने वाला हाइड्रोक्सी अल्कोहल को क्या कहते हैं, स्ट्रॉल कहते हैं, स्टेरॉल, स्टेरॉल कहते हैं इसको, जो कि पौधों और जंतुओं में पाया जाता है हाइड्रोक्सी अल्कोहल के रूप में, स्टेरॉल है ना। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्राणिज, वनस्पति और आर्गेस्ट्रॉल, आर्गेस्ट्रॉल, ठीक है। क्या क्या है, प्राणिज है, वनस्पति है और ऑर्गेस्ट्रॉल है। प्राणिज यानी कि मानव में जो पाया जाता है, जंतु में जो पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, वो क्या है, वो प्राणिज स्रोत से है। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉल का एक उदाहरण है कोलेस्ट्रॉल। दूसरा क्या है, वनस्पतियों में फाइटोएस्ट्रॉल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, फाइटोएस्ट्रॉल। और अर्गेस्ट्रॉल क्या है, यह मोल्ड या ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। प्राणियों में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के रूप में, कोलेस्ट्रॉल, प्राणियों में कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है। वनस्पतियों में क्या हो गया, फाइटोस्ट्रॉल, एस्टेरॉल, फाइटोएस्टेरॉल। और आर्गेस्ट्रॉल में क्या हो गया, मोल्ड, मोल्ड या ईस्ट में पाया जाता है। अब हम देखते हैं, देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, प्राणियों में पाया जाता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रक्त में, हमारे रक्त में 150 से 200 तक है तब तो ठीक है, इतना रक्त पाया जाता है। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 150 से 200 मिलीलीटर प्रति ग्राम पाई जाती है। लेकिन उससे जब ज्यादा हो जाता है, ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कि रक्त धमनियां क्या होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लड आर्टरी क्या होता है, ब्लड संकुचित होकर वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट से संबंधित बीमारी, हृदय से संबंधित बीमारी हो जाती है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हम वसा का वर्गीकरण, हम 4 भागों में वसा का वर्गीकरण करते हैं। कौन कौन से, सरल, सरल वसा, वसा, फिर हम संयुक्त वसा कहते हैं, व्युत्पन्न वसा कहते हैं और स्टेरॉल कहते हैं। तो ये वसा का वर्गीकरण इस प्रकार से हमने किया, हमने समझने का प्रयास किया। आई होप आप लोगों को समझ। अब हम वसा के कार्य देखते हैं, वसा के कार्य। वसा हमारे शरीर के लिए क्या क्या कार्य करता है, तो वसा हमारे शरीर के लिए पहले तो सबसे पहले ऊर्जा का संग्रह करता है ना, ऊर्जा का संग्रह करता है, कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है,
और वसा में घुलनशील विटामिनों की प्राप्ति उपलब्धि करवाने में सहायक होता है, ठीक है? और इस क्या कार्य करता है? अनिवार्य वसीय अम्ल प्रदान करता है। हम एक-एक करके देखते हैं कि वसा के क्या कार्य हैं। वसा के कार्य पहला क्या है? ऊर्जा की प्राप्ति करना, ऊर्जा का संग्रह करना। ऊर्जा का संग्रह कैसे करता है? तो वसा जब आवश्यकता से अधिक मात्रा में वसा हो जाता है, तो क्या करता है हमारे टिश्यूज़ में, ऊतकों में ये क्या ग्लोबुलेंस के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है तो हमें वहाँ से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ऊर्जा स्टोर करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमें ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। आप जानते हैं कि 1 ग्राम वसा से हमें 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वसा का संग्रह करते हैं। दूसरा क्या है कि यह हमें हमारे अंगों की सुरक्षा करता है। अंगों को सुरक्षा प्रदान कराता है। अंगों को सुरक्षा कैसे प्रदान करता है कि वसा जितने भी हमारे शरीर के अंदरूनी पार्ट्स होते हैं जैसे फेफड़े, हृदय, गुर्दे, ये क्या होता है? यह इसके चारों तरफ वसा की लेयर होती है, ठीक है? और वसा की लेयर क्या करते हैं हमारे इन्हीं के अंदर हमारे जो पानी और वसा, हमारे शरीर में पानी और वसा का एक लेयर होता है जो कि हमारे आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वसा हमारे अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा क्या है कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन की प्राप्ति में सहायक। है ना? वसा में घुलनशील विटामिन की प्राप्ति में सहायक होते हैं। जैसे कि कुछ हम जब आगे विटामिन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि विटामिन्स जो क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील होता है और एक वसा में घुलनशील होता है। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के, इनकी प्राप्ति कहाँ कराता है हमें? अगर हमारे शरीर में वसा नहीं रहेगा तो विटामिन ए, डी और ई की प्राप्ति हमारे शरीर में नहीं हो पाएगी, है ना? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊर्जा का संग्रह करता है, हमारे कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है और वसा में घुलनशील विटामिन की उपलब्धि कराता है, प्लस ताप को, हमारे शरीर के ताप को नियंत्रण भी रखता है। शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। शरीर के ताप को क्या करता है? नियंत्रित रहता है। बस त्वचा के नीचे इकट्ठा कर होके क्या करता है? ऊष्मा का कुचालक के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि 5वां ये अनिवार्य वसीय अणु की प्राप्ति। अनिवार्य वसीय अम्ल की प्राप्ति में सहायक वसा क्या है? अनिवार्य वसीय अम्ल की प्राप्ति में सहायक होता है। यह फिर क्या है? प्रोटीन की बचत करता है। वसा प्रोटीन की बचत करता है। अनिवार्य वसीय अम्लों की प्राप्ति में सहायक। फिर अगला ये क्या करता है? प्रोटीन की बचत करता है। प्रोटीन की बचत करता है ना? बचत करता है। कैसे प्रोटीन की बचत करता है? तो जब हम जानते हैं कि एक ग्राम वसा से हमें 9.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब वसा से और कार्बोज से सही मात्रा में आवश्यकता अनुसार हमें ऊर्जा मिलती रहती है, तो प्रोटीन उनका ऊर्जा देने के कार्यों से मुक्त होता है और अपना जिसका मौलिक कार्य है शरीर और मानसिक विकास में वृद्धि में, वो अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहता है। इसलिए वसा क्या करता है? प्रोटीन की बचत भी करता है। अगर हमारे शरीर में आवश्यकता अनुरूप वसा रहेगी तो प्रोटीन अपना मूल कर्तव्य कार्य
कार्य करने में सक्षम हो पाएगा। 7 क्या है, यह भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाता है ना, बनाता है ना भोजन को स्वादिष्ट। जब हम वसा युक्त पदार्थ खाते हैं तो हमारा सर और पेट को भरा भी महसूस करवाता है। जब हम वसा युक्त पदार्थ खाते हैं तो हमारा पेट भरा हुआ महसूस होता है, और क्योंकि वसा देर से पचता है और वसा के साथ साथ कार्बोज पदार्थ मिल जाते हैं, तो तला भुना चीज हमको ज्यादा संतुष्टि भी प्रदान करते हैं और भोजन को स्वादिष्ट भी बनाते हैं। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि वसा के कार्य क्या है, ऊर्जा का संग्रह करना, कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करना, वसा में घुलनशील विटामिनों की प्राप्ति में सहायक है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक के रूप में कार्य करता है, फिर अनिवार्य वसीय अम्लों की प्राप्ति में सहायक है ना, हमारे जो एसेंशियल है लिनोलेनिक और लिनोलेनिक अम्ल जो है आर्किडोनिक अम्ल है, आर्किडोनिक, इनको प्राप्ति में सहायक होता है, फिर प्रोटीन की बचत करता है और ये भोजन को स्वादिष्ट बनाता है और इससे हमारा पेट काफी देर तक भरा हुआ होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वसा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब हम देखेंगे कि वसा का अधिकता से क्या होता है। वसा की अधिकता का प्रभाव, हमारे शरीर पे वसा की अधिकता का क्या प्रभाव होता है, तो एक तो पहला कीटोसिस हो जाएगा, है ना। हमारे शरीर में अगर हम कार्बोज से ऊर्जा की प्राप्ति ना करके वसा से ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, यानी कि कार्बोज से ऊर्जा कम मिल रहा है और वसा से ज्यादा मिल रहा है, तब ऊर्जा देने के प्रयास में शरीर में वसा क्या बनाता है, कीटोन बॉडीज बनाता है, कीटोन बॉडीज का निर्माण करता है, ठीक है। और ये कीटोन बॉडीज की वजह से क्या होता है, जब कीटोन बॉडीज की मात्रा हमारे शरीर रक्त में अधिक हो जाती है ऊर्जा देने के उपरांत, जब ये कीटोन बॉडीज बच जाते हैं तो क्या होता है, इस हमारे रक्त में इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, तब उस एक बीमारी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कीटोसिस कहते हैं। कीटोसिस की बीमारी हो जाती है, कीटोसिस, है ना। उसके बाद क्या होगा, वसा की मात्रा अधिक होगी तो ओबेसिटी होगी, मोटापा बढ़ेगा, हृदय संबंधी रोग होंगे, होगा, है ना, हार्ट के डिजीज होंगे। तो ये क्या हो गए, वसा की अधिकता के ये सब प्रभाव है। अब इसकी कमी से क्या होगा, वसा की कमी का प्रभाव, कमी से क्या होगा, कमी से टोन्ड स्किन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोन्ड स्किन, टोन्ड त्वचा की बीमारी हो जाएगी। और क्या होगा, वसा की कमी से फाइनोडर्मा हो जाता है, क्या हो जाता है, फाइनोडर्मा की बीमारी त्वचा पे हो जाती है। तो ये हम देखते हैं कि वसा की अधिकता भी अच्छी नहीं है और वसा की कमी भी सही नहीं है ना। अब हम देखेंगे कि वयस्क व्यक्ति को वसा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। एक वयस्क व्यक्ति की हम बात करें तो जो वयस्क जो एडल्ट होंगे व्यक्ति, या गर्भावस्था की हो या जाति अवस्था की हो, तो वयस्क को चाहिए, हमें वयस्क में गर्भावस्था भी आ गया और धात्री अवस्था भी आ गया, है ना। तो इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए 10 से 20%। हम जो भी ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, हम जो भी भोजन लेते हैं, तो जिसमें हमें 10 से 20% हमें ऊर्जा की प्राप्ति हमें वसा से करनी चाहिए। 1 से 18 साल के बच्चे को कितनी चाहिए, 1 से 18 साल के लड़कियों को कितनी चाहिए, हमें 1 से लेकर 18 वर्ष के बाद लड़कियों को चाहिए 15 से 20%। हमें ऊर्जा की प्राप्ति 15 से 20% ऊर्जा की प्राप्ति किससे लेनी चाहिए, बालक बालिकाओं को
जो 18 वर्ष तक, 1 से लेकर 18 वर्ष तक के हैं, 15 से 20%। वयस्क व्यक्ति को, धात्री माता को, गर्भावस्था को और धात्री माता को 10 से 20% हमें ऊर्जा हमें वसा से लेनी चाहिए। उसी प्रकार अगर हम 1 वर्ष के बच्चे को देखेंगे जो 1 वर्ष से कम है, तो उनको 1 वर्ष से कम या 1 वर्ष यहाँ पे लिख देते हैं, 1 वर्ष के बच्चे को कितनी चाहिए? तो 1 वर्ष के बच्चे को चाहिए हमें 25 से 30। कुल जो ऊर्जा की मात्रा है, परसेंटेज है, प्रतिशत है, 25 से 30% हमें उनको, छोटे बच्चों को जो 1 साल तक के हैं, उनको 25 से 30% ऊर्जा वसा से लेनी चाहिए। और जब अधिक क्रियाशील व्यक्ति हो जाएगा, अधिक क्रियाशील वयस्क, है ना, उसको कितनी चाहिए? उसको 30 से 40% कुल जो ऊर्जा ले रहा है, तो 30 से 40% ऊर्जा उसको वसा से लेनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वसा की अधिकता भी सही नहीं है। वसा की अधिकता से शरीर में कीटोन बॉडीज बनते हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है? रक्त में कीटोन बॉडीज की मात्रा ज्यादा हो जाती है और कीटोसिस की बीमारी हो जाती है ना, कीटोसिस की बीमारी हो जाती है। फिर ओबेसिटी हो जाता है, मोटापा बढ़ता है, हमारे शरीर में एपिडोज ऊतक की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? मोटापा बढ़ती है। फिर हृदय संबंधी रोग और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, उसकी वजह से क्या होता है? हृदय संबंधी रोग हो जाता है। अब कमी से क्या होता है? टोड स्किन हो जाती है, त्वचा पे छोटे छोटे फुंसी निकल जाते हैं और फाइनोडर्मा की डिजीज हो जाती है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि हमें वसा की कितनी आवश्यकता होती है। तो एक वयस्क एडल्ट व्यक्ति को, गर्भावस्था में की स्त्री को और धात्री स्त्री को 10 से 20% कुल ऊर्जा की आवश्यकता वसा से प्राप्त करनी चाहिए। एक 1 से 18 वर्ष के लड़के लड़कियों को 15 से 20% ऊर्जा की आवश्यकता वसा से प्राप्त करनी चाहिए। 1 वर्ष के बच्चे को 25 से 30% ऊर्जा की आवश्यकता वसा से प्राप्त करनी चाहिए और अधिक क्रियाशील वयस्क को, एडल्ट को 30 से 40% ऊर्जा की आवश्यकता वसा से लेनी चाहिए। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने देखा कि वर्षा का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, वर्षा के कार्य क्या क्या हैं, उसकी कमी से क्या प्रॉब्लम होती है, उसकी अधिकता से क्या प्रॉब्लम होती है, और हमारे दैनिक आवश्यकता वसा की, हमारी डेली की आवश्यकता क्या है। नेक्स्ट हम क्लास में देखेंगे कि वसा का पाचन और अवशोषण किस प्रकार से होता है। ओके, धन्यवाद।